ठीक है। तो बस एक बार मुझे कंफर्मेशन चाहिए, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप मैसेज चैट में लिखे एक बार मुझे बता दें तो ठीक है। आ, लास्ट में अक्सर बेटा आपको भी आवाज़ आ रही है? जी। ठीक है, चलें। अब हम शुरू करें। अच्छा, अब इसमें बच्चे इस तरह के जो है ना, ये लेक्चर थोड़ा सा मैंने इस तरह से इसको किया है कि थोड़ा सा डिवाइडेड आपको लगेगा, बड़ा रैंडम लगेगा कि पता नहीं चीजें किस तरह से ऊपर नीचे और जो है ना रैंडमली चीजें आ रही हैं। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी इस तरह से कि मैं चाह रहा था कि बड़ी बेसिक्स इसके साथ शुरू करूँ ताकि कोई भी चीज आपके ना मिस ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट एड जो है ना वो थोड़ी सी है, आप उसको कहते हैं ना कि अ, मैंने जिस तरह डिक्शनरी की तरह है कि अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं एक पेज आपको ना लास्ट में एक चीज दिखाता हूँ। इसको मैंने मतलब कि ये अब ये इस तरह से अगर आपको मैं डायरेक्ट बताने शुरू करूँ ना कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आप बड़े इंटिमिडेट से हो जाएंगे कि पता नहीं इसमें जो है ये कैसे इस सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, इसको किस तरह से कवर करना है। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में ना आपसे वो इसमें से बहुत छोटी सी कोई चीज पूछते हैं और वो आपके काम की चीज होती है। तो हम उन सारी चीजों को, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लेट्स से कि ये वाली बात करता हूँ, डाइजॉर्ज सिंड्रोम की बात करता हूँ कि जी डाइजॉर्ज सिंड्रोम में अंडर डेवलप होता ही नहीं। अभी मैं इस बारे में आपको बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डाइजॉर्ज सिंड्रोम की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों यहाँ पे आ रही है, ये किस तरह से उसको रिलेट करना है। लेकिन ये है कि जब हम एक चीज इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे ना, फिर बाद में जब हम इस पे पहुंचेंगे तो हमें मैं साथ साथ ना फिर जब हम डाइजॉर्ज सिंड्रोम को करेंगे तो मैं इसके स्क्रीनशॉट साथ रेफर करके आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे इस तरह से थी। तो ये है कि अगर कोई चीज आपको लगे कि मैंने नहीं पढ़ाई है इस टेक्स्ट में से, तो आपने जो है ना वो पैनिक नहीं कर जाना कि पता नहीं ये पढ़ाई नहीं है तो ये रह गई, ये मिस हो गया। आपने यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि ये आपको मैं एक पॉइंट पे आके ये समझाऊंगा और आपको उस वक्त जब मेरे बताने का ना फायदा होगा। तो अभी जो है इसलिए हम शुरू करें। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ग्राउंड अप शुरू कर रहे हैं। ये मैंने जिस तरह ये टॉपिक्स किए हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सेकेंड पॉइंट ऑर्गन, इनके अंदर हम करेंगे। इन सब की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आपको ये चीजें पता होंगी तो आपके लिए जो है ना फर्दर कॉम्प्लिकेटेड चीजों के अंदर जाना आसान हो जाएगा। ये जो सा ये मैंने एक सेल मेम्ब्रेन का बताया, ऑल्दो ये बेसिक है अगेन, लेकिन ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपको ये चीजें ना बाद में बहुत ज्यादा डीप आते हैं। शायद आपको याद हो कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के बारे में आपने याद होगा कि रिकरेंट प्रेगनेंसीज होती हैं और जो है डीआईसी का रिस्क होता है। उसके बाद इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। अब मैंने एक बात स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इम्यूनोलॉजी में ये ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है कि आप सेल का कोई भी स्ट्रक्चर ले लेंगे ना तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो वो जो है ना वो डिजीज कॉज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फॉस्फोलिपिड होता है, ये मैं अब ये देखें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब इस फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या हो जाएगी, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम बन जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इतनी डेडली क्यों है। इसलिए क्योंकि जो एंटी फॉस्फोलिपिड जो एंटीबॉडी बन रही है, सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल के अंदर होती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है। इसलिए ये जो बनती है ना एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इतनी ज्यादा डेडली होती है और ये थ्रू आउट द बॉडी जो से डीआईसी और कोagulation करवाती है, उसकी वजह यही होती है कि ये जो एंटीबॉडी होती है वाइड स्प्रेड होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। सो अब एपीएलएस को अगर मैं टच करके यहाँ पे इसकी डिटेल डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है ना हमें समझ मतलब आप इट वोंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए मैं बेसिक से शुरू करूँ। अब यहाँ पे आया था हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये ऑल्दो हमने एफएससी में सारी चीजें पढ़ी है बट स्टिल फॉर द रिवीजन में आपको बता रहा हूँ कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। जो है उसके अंदर आपके पास ये टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है और हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होते हैं। इसको अगर आप मेम्ब्रेन को इस तरह से उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, let's say कि ये अगर मैंने इस तरह सेल ड्रॉ किया है तो सेल की इतनी सी चीज जो है ना मेम्ब्रेन को पकड़ के उन्होंने यहाँ पे इसको जूम इन किया। इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड्स जगह जगह जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और वो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनसे ये लेयर बन रही है। ये जो सा ना स्ट्रक्चर मैंने स्केच से थोड़ा सा ये समझाने और बेसिकली मेमोरी हुक के तौर पे काम करेगा। ये आप देख रहे हैं कि जो है ये इसको उन्होंने किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। इसको जो है उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड इस तरह से लगे हुए हैं और दोनों साइड पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर इसको कहते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, ये लिपिड बायलेट्स को कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। उसकी डिटेल बेसिकली बस ये है कि ये जो प्रोटीन जैसे यहाँ पे ना ये घूमती है यहाँ से, यहाँ पे फ्लो करती जाएगी, इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो हमने एक चीज स्टडी की थी, वो बेसिकली ये होता है कि ये जो प्रोटीन है ये ऐसे ही इसके मेम्ब्रेन के अंदर ऑल लगी तो ही है, लेकिन इनकी जगह जो है ये फिक्स नहीं है यहाँ पे। ये हो सकता है चलते चलते यहाँ चले जाएं, चलते चलते यहाँ चले जाएं। तो इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं, ऑल्दो ये काइंड ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बट ये फ्लूइड की तरह काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, फिर प्रोटीन की टाइप्स होती हैं। ये जो टाइप प्रोटीन है इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्प्रेड स्प्रेड कर रही है, ट्रांस, ठीक है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेंशन करने की वजह ये है कि जो आपके पास चैनल्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे भी ये टर्म यूज होगी ट्रांस मेम्ब्रेन की, तो आपने कंफ्यूज हो जाए। फिर आई थी आपके पास एम्बेडेड प्रोटीन्स। मैं इसके बल्कि आगे से बताता हूँ। मैंने एक जगह लिस्ट की चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है मैंने स्केचिंग के साथ इसको इसलिए कोरिलेट किया क्योंकि मेमोरी हुक्स जो है वो याद करना ज्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू इस तरह की पिक्चर से। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी, ये वाली बात की जी, जो अक्रॉस मेम्ब्रेन स्प्रेड करती हैं उसको ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एम्बेडेड प्रोटीन। एम्बेडेड प्रोटीन इस तरह की होती हैं जो कि प्रोटीन के अंदर एम्बेड कर रही हैं लिपिड बायलेयर के अंदर, बट अक्रॉस नहीं स्प्रेड कर रही, ठीक है। तो इनको कहते हैं एम्बेडेड प्रोटीन्स। अभी मेरे पास एग्जांपल लिखी कोई जेन में नहीं है एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं, लेकिन बाद में हम करते हैं। फिर आते हैं आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो जैसे ही अंदर अंदर की साइड में, जो आपके पास CAMP वाली प्रोटीन या जो कैंप वाली या जिम्प वाले जो होते हैं वो मॉलिक्यूल सिग्नलिंग होते हैं, उसकी मिसाल को ये दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली ना तो ये इसके अंदर डीपली एम्बेडेड है, बट जो है ना सरफेस के साथ कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। फिर इसके बाद आई थी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एग्जांपल नहीं, बट ये देखें, ये इन्होंने बेसिकली क्या दिखाया हुआ है कि जो होता है ना ग्लाइको, ठीक है, अ, ये सारा सारा है लिपिड, ठीक है। तो जो लिपिड है ना, ये डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के साथ समटाइम लगता है, समटाइम नहीं लगता। तो ये आपके पास जो इसके अंदर आए थे ग्लाइकोलिपिड, अगर इसके साथ यहाँ पे कोई ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लग जाएगा ना, तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई प्रोटीन लग जाएगी इसके साथ जुड़ी हुई, तो हम इसको कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसमें यहाँ पे आता है आपके पास, जिस तरह ये बेसिकली मेमोरी होगी इसमें दिखाया हुआ है। इसमें बताता है कि जैसे ABO में जो ब्लड ग्रुपिंग है उसकी मिसाल क्या है। अब ABO जो सी है ना, ये एक प्रोटीन है। A एंटीजन होती है, फिर B एंटीजन होती है। अभी जो A एंटीजन है बेसिकली क्या है, ये ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो सी हैं, जब ये सरफेस के ऊपर लगती हैं तो ये उसको जो है ना A ब्लड ग्रुप देती हैं, और अगर उसकी जगह B लग जाए तो बी ब्लड ग्रुप देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी तो इसके ऊपर भी तो ये मेम्ब्रेन होती है ना, तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो प्रोटीन्स होती हैं इस तरह से जुड़ी होती हैं। फिर आप पढ़ेंगे आगे, जो आपके पास कुछ एंटीजेंस होती हैं, जो एंटीजन सरफेस सेल की सरफेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, वो भी इसी मैकेनिज्म से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो है ना ये बेसिक को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में ये बेसिक काम आते हैं। फिर आपको आया था लिपिड राफ्ट। अभी जो लिपिड राफ्ट है ना, ये इन्होंने स्केच के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। बच्चे आपने इसको परेशान हो ABO की, अभी जरूरी नहीं, मैं सिर्फ ये आपको ना हिंट्स दे रहा हूँ, इसको ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी फिक्र ना कीजिए। जब टाइम है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अच्छा, अब ये लिपिड ड्राफ्ट जो है, लिपिड ड्राफ्ट में क्या है कि और दूसरी बात ये कि आपको कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात सुनिए, ये आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, आपको परेशान, आपने बिल्कुल सिट बैक करके रिलैक्स होकर सुनिए कि क्या है। फिर आपको बताते हैं लिपिड ड्राफ्ट। लिपिड ड्राफ्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं करना होता, या उनको एक बेस चाहिए होती है, तो उनके लिए जो है ना लिपिड ड्राफ्ट होता है। बेसिकली लिपिड ड्राफ्ट क्या है कि आपके पास लिपिड्स, और इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे आया था आपके पास ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये जो है स्पिंगोलिपिड्स हैं, ये, और ये ऊपर से आपके पास जो है ना ये एक मिलके इन्होंने क्या बना दिया, एक फाउंडेशन टाइप बना दिया। उस फाउंडेशन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं। तो ये जो लिपिड राफ्ट है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को एक बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगेन ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब हो सकता है कि जो आपके पास ABO ब्लड ग्रुप वाली कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिपिड राफ्ट, इस वाले लिपिड राफ्ट के ऊपर लगते हो, डायरेक्टली अटैच ना होते हो, क्योंकि अगेन आपको ऐसे नहीं चाहिए कि वो आपकी प्रोटीन जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो इधर उधर स्प्रेड करते हैं, आपको उनको एक प्रॉपर जगह पे चाहिए, तो इसके लिए आपके ऊपर लिपिड राफ्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है।
उसके बाद ये कि इन्होंने एंजाइम का एक जिक्र किया, फ्लिपेजेस। मैंने कभी भी एग्जाम में नहीं देखा फ्लिपेजेस, बट आपको पता नहीं चाहिए, अगर किसी ऑप्शन में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। कि फ्लिपेजेस क्या करते हैं कि जो फास्फोलिपिड अगर यहाँ पे है, उसको उल्टा के यहाँ पे जो है ना वो मूव कर देता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ताकि बैलेंस बरकरार रहे, लिपिड्स की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज ना हो। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीज होती है, एक स्पिंगोलिपिड होता है और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। दो चीजें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल आपका, और ये स्पिंगोलिपिड, बाकी जो है फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सारे सबको बात समझ आ गई, क्लियर है? एक तो अगर आप लोग कंफर्म कर देंगे आपको समझ आ गई तो मैं थोड़ा मुंह कर दूं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। मैंने ये इस को नहीं एक्सप्लेन किया, इसी रीजन से कि क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ पे कर दिया, इससे एक तो मेमोरी बुक भी रह जाएगी और बात समझ भी आ जाएगी। अब ये आ जाता है आपके पास, ये एक इमेज है, अभी ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है, लेकिन हम इसके अंदर जो है ना, हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंट चीजें और जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्स्ट एड से रेलेवेंट है ना, वो मैं आपको इसके अंदर डिस्कस करता हूँ। ये भी अगेन थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसमें आया था आपके पास साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली का आपस में क्या लिंक है। उसके अंदर आपके पास आ जाता है, अ, उसके अंदर आपके पास आ जाता है कि जो साइटोसोल होता है, बेसिकली जिस तरह ये सेल है आपके पास, अब सेल के अंदर ये जो सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, इसको कहते हैं जो है, इसको कहते हैं साइटोसोल कहते हैं आप। ठीक है, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? अगर ये आप इसको, इसके अंदर से जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह, उनको आप निकाल देंगे तो फिर ये बन जाता है साइटोसोल। वरना क्या होता है कि ये सारा जो है ये साइटोप्लाज्म है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनेलीज, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म बड़ी टर्म है, और साइटोसोल जो है वो सिर्फ जो इसका फ्लूइड्स है उसको साइटोसोल कहते हैं। तो ये मतलब इतनी ज्यादा डीप बात नहीं, बट आपको अगर कहीं पे आए तो कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस, जो है डबल मेम्ब्रेन है। ये ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये जो है, ये देखें, जो ये जो है ना, इसको कहते हैं लिपिड बाई लेयर, लिपिड्स की डबल लेयर्स है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इन्होंने न्यूक्लियस दिखाया हुआ है ना, न्यूक्लियस की एक ये लिपिड बायलेयर एक होगी, और फिर लिपिड बायलेयर दो होगी। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कितनी लिपिड बायलेयर्स कितनी है, तो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर चार लिपिड बायलेयर है, और वैसे दो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि आप आपने इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना, कोई चीज है इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं कि पता नहीं आप कोई चीज मिस आउट कर देंगे, इससे परेशान हो। हम अब इसमें करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है यू क्रोमेटिन आ जाता है, फिर हिट्रोक्रोमेटिन आ जाता है। वो वाली चीज करने मैंने उससे नहीं अभी शुरू करा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ये बेसिकली ये इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटीन, आपके पास जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है, डुप्लीकेट होता है। उसके बाद ये होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं कुछ, वो आपके पास न्यूक्लियस में बनते हैं। राइबोसोम्स का आपको पता है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन है जो कि मजीद प्रोटीन बनाती हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के अंदर एक, यहाँ पे मैंने एक टर्म बड़ी देखी थी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। फर्स्ट एड के अंदर जो है शुरू में दिया हुआ है कि आपके पास इस तरह ये डीएनए डबल हेलिक्स होता है, फिर जो डीएनए, उसको थोड़ा सा जूम इन क्लोज करके फिर वो कहते हैं जी, जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो हिस्टोन प्रोटीन के जो है अराउंड वो रैप हो जाता है, और फिर वो जो रैप होता है उसके बाद जो है ना ये क्रोमोसोम बना देता है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ इसको इतना ही टच करना चाहूंगा कि जो क्रोमोसोम होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है, और वो जो रैप्ड होके हैं वो जब वो मजीद कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो वो क्रोमोसोम बना देता है। अगेन ये चीज याद नहीं करनी, क्योंकि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद आता है आपके पास जो ये न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाती है। बेसिकली एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की, अब यहाँ पे जिस तरह ये टैग्स लगे हुए ना, ये इसमें वो बताते हैं कि ये इसमें बताया बेसिकली कि जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन न्यूक्लियस से बन के फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी प्लेटस, और वहां से स्प्रेड होती है। मैं इसको थोड़ा सा जो फर्स्ट एड की डायग्राम है वो दिखा दूं, जो रियल डायग्राम है। ये देखें, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप है, डबल एनवेलप दिखे, वहां से बाहर न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर के बाद उन्होंने फिर क्या किया, साथ ही जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो गया। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ये जो है प्रोटीन्स लगी होती हैं, ये राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो रफ नजर आती है, इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा है कि राइबोसोम लगे, तो इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन्स की सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। फिर आया था आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो ये स्मूथ सरफेस आप देख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इसका बेसिकली काम होता है डिटॉक्स का काम करता है ज्यादा, और उसके बाद पैकिंग करके गोल्जी पेडिस की तरफ भेजता है। मैं अगेन ये बात आ रहा हूँ, ये सारी जो है मैं इसको भी नहीं टच करूंगा इस सारी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब टाइम आएगा। तो ये आ जाता है आपके पास पैकिंग करके गोल्जी पेडिस की तरफ भेजता है। अब यहाँ से, ये क्योंकि कंफ्यूजिंग डायग्राम है तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसने ये प्रोटीन उन्होंने दिखाई, ये प्रोटीन बाहर आई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन मैन्युफैक्चर की, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करके वो चली गई सॉरी न्यूक्लियस के बाहर, जो रफ एंडोप्लाज्मी है वहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इसने बताया, ये जो बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, और अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स को टैग लगाता है। ठीक है जी। टैग लगा के वो या तो भेजेगा गोल्जी पेटिस के पास, या फिर उस प्रोटीन को अगर सिक्रीट करना है तो बाहर भेज देगा। अब वो भेजते किस तरह, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ कि जी अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये वेजिकल्स के अंदर एनक्लोज कर दिया, और एनक्लोज करके उसके ऊपर टैग लगा दिया, ये प्रोटीन बाहर देनी है, ये प्रोटीन सेल के अंदर यूटिलाइज होगी। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी पेडिस की जो तरफ जो प्रोटीन लेके जाते हैं, ये अब इसमें दिखाया है, दो हेड वाला मॉन्स्टर है, तो बेसिकली कॉप टू मॉन्स्टर कह रहे हैं, पुलिस है, कॉप पुलिस है, तो कॉप को कहते हैं पुलिस। तो ये कॉप टू जो है वो क्या करता है, इसको लेके जाता है गोल्जी पेटिस के की तरफ लेके जाता है। और जो कॉप वन है वो जो वेसिकल्स होते हैं वो स्मूथ गोल्जी पेटिस से प्रोटीन को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेके आते हैं, की तरफ लेकर आते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये जो इसके अंदर डायग्राम आप ये देखें, कॉप वन और कॉप टू, इसके इसको उन्होंने लेबल किया हुआ है कि कॉप टू जो है वो यहाँ से लेके जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो कॉप वन है वो लेकर आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो ये आ जाता है आपके पास। अब जो गॉल्जी पेटिस है, गॉल्जी बॉडीज हैं, वो सारी चीजें ना, ये एक एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सब फंक्शन, उसके डिफरेंट नाम है, इसलिए इससे भी इसको भी हम बाद में टच करते हैं। ठीक है, ये इसलिए कलर लेबल हैं जो भी, बट हमें हमें समझ आ गई कि हम किसी सी बात करें, समझ रहे हैं? इसके बाद आया था आपके पास जो क्लेथरिन है। अब मैंने जैसे बताया ना, आपके पास कोडिंग है, अब ये कॉप टू वाली कोडिंग है, फिर उसके बाद आई थी आपके क्लेथरिन की कोडिंग। क्लेथरिन की कोडिंग, गोल्जी ऑपरेटर जो है ना वो क्लेथरिन की कोडिंग करता है, और उसके बाद वो कहाँ जाती है, यहाँ पे अर्ली लाइसोसोम में जा रही है। इसको बाद में कहते हैं, डिटेल में बताता हूँ, लेकिन ये है कि ये जो क्लेथरिन की कोडिंग है गोल्जी ऑपरेटर्स का है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी भी डबल, देखिए न्यूक्लियस की डबल बायलेयर है, राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी डबल बायलेयर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद आया था आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि सेट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो से हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का फंक्शन क्या है, ये इस हद तक किसको समझ आ गई, ये इस हद तक कोई क्वेश्चन है तो? नहीं कोई क्वेश्चन, मूव करें। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सी छोटी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मैं देता हूँ कि जो आपके पास ये आपके पास आई थी एक गॉल्जी पेडिस की एक सिस सरफेस होती है, और एक ट्रांस सरफेस होती है। सिस सरफेस वो होती है जहाँ पे ये जो राइबोसोम के सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ होती है, पास होती है, और जो ट्रांस होती है वो दूर होती है। तो अगेन स्केची के अंदर इसने कहा है कि टू सिस्टर्स हैं, तो वो सिस्टर जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रही है सिस सरफेस को, और जो ट्रांस है वो ट्रांस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक छोटी सी मेमोरी हुक है। अब आ जाते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। मैंने ये सारी चीजें बेसिकली आपको बता दी हैं, लेकिन अब इसको हम थोड़ा टेक्स्ट पे से पढ़ लेते हैं कि उसमें टेक्स्ट में क्या लिखा है। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिक्रीटरी एक्सपोर्टेड प्रोटीन्स एंड ऑफ एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स एडिशन टू लाइसोसोमल एंड अदर प्रोटीन। जो प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर जानी है उसको कौन सा लेबल लगता है, एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ये उसका टैग है। अब
एक डिजीज आपके पास, हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, उसमें अगर मिसाल के तौर पे ये टैगिंग डिफेक्टेड हो जाती है, तो ये जो लाइसोसोमल जो वेसिकल्स थे वो कहाँ जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे ना, तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये डिजीज कॉज करते हैं। अब अभी मैं इसकी डिटेल में अगेन नहीं जा रहा क्योंकि अभी हमारा इस काम नहीं, बट यू गेट द आइडिया कि सिक्रेशन किस तरह से होती है, टैगिंग की वजह से होती है। अब इसके बाद एंडलिंग ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, mucus secreting goblet cells of small intestine and antibody secreting plasma cells are rich in rough endoplasmic reticulum. अब जो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स हैं, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स उनसे, वो भी क्या है, सिक्रेशन है। तो ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सिक्रेशन बनानी थी, इसलिए उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। अब मिसाल लेते हैं इसके कॉन्ट्रेरी, हम देखते हैं कि जैसे ये देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आ जाती है। हेपेटोसाइट्स और जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है, दे आर हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स आर रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हेपेटोसाइट्स जो है ना, ये ज्यादा नोटोरियस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता है इसके ऊपर प्रोटीन तो होती ही है, तो फिर इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है डिटॉक्स। ठीक है, तो आपको पता है जो लिवर है वो इज मतलब कि वो बदनाम कह लें या जाना जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है, तो इसलिए उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये स्टेरॉइड हार्मोन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं निसल बॉडीज। निसल बॉडीज जो होती है ये रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के अंदर आपके पास जो डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सॉन्स होते हैं, जो एक्सॉन होते हैं वहां पे इनके पास जो है डेंड्राइट्स के पास करके निसल बॉडीज होती हैं। इसकी लोकेशन हम बाद में कंफर्म करेंगे, बट लेकिन बात यह है कि ये जो नेशनल बॉडीज हैं इनका काम ये होता है कि ये जो है ना आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स बनाती हैं, इसलिए ये इनका जो है ये नेशनल बॉडीज होती हैं, न्यूरॉन के लिए नाम होती है। मैंने एक दफा इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा, बट डायरेक्टली ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया कि आपको नेशनल बॉडीज डायरेक्टली बताएं क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा इसके बाद आया था आपके पास फ्री राइसोसोम अनअटैच्ड टू एनी मेम्ब्रेन साइटोसिंथेसिस साइटोसोलिक पेरोक्सिसोमल एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। ठीक है, जो एक आपके पास बाउंड राइबोसोम्स है और फिर इसके अगेंस्ट आपके पास फ्री राइबोसोम्स हैं जो कि साइटोसोलिक पेरोक्सिसोमल और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो चीज हमने याद रखी है एंडिंग ग्लाइकोसाइलेशन को याद रखना है, इसको आप मार्क कर लें कि ये आपको पता नहीं चाहिए। एंड लाइक एंडिंग ग्लाइकोसाइलेट को आपने याद रखना है क्योंकि ये डिजीज से रिलेटेड है। उसके बाद आए थे हमारे पास ये हमने देख लिया, डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स एंड पॉइजंस, लैक सरफेस राइबोसोम, लोकेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, लास्ट स्टेप इन बोथ ग्लूकोन ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोनेजेनेसिस। ये हम जब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी हम यहाँ पे, ठीक है, ये स्लाइड्स क्लियर हो गई हैं। एक चीज ये क्रिस्टी की बात है, मे बी अभी आपको लग रहा है मैं वही बात है कि हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि क्रिस्टी जो है ये जो फोर्स होते हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी फोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपने पढ़ा है इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस है ना वो इसके अंदर हो रहे थे, सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो है ना वो क्रिस्टी के अंदर हो रहे थे। तो ये इसलिए जो है इसको सरफेस ज्यादा जब होती है तो क्या होता है कि ये ज्यादा, ये जो इनके जो एंजाइम्स है वो इस मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो वो जब इस मेम्ब्रेन में ज्यादा इंटीग्रेट हो सकते हैं तो ये जो है ना एनर्जी प्रॉपरली क्रिएट करता है। फिर एक यहाँ पे बात आती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के डीएनए से अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो भी अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने यूं समझना कि लाइक जैसे ये समझ लें कि ये बैक्टीरिया जो कि सेल के अंदर रह रहा है। तो अब ये जो बैक्टीरिया उसका अपना डीएनए है, वो अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं, वो अपने राइबोसोम बनाते हैं। और आपको शायद इस चीज का आइडिया होगा कि जो इसके कोडोन्स होते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो ये इस आपको होता है। तो ये जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस, जो इसके जो डीएनए उसकी इंपॉर्टेंस है अब ये। अब क्या होता है कि अगर मिसाल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ जो हम लोग अगेन बाद में एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी मैं सिर्फ बताता हूँ कि जब ये आपको पता है कि जो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो जब बनता है तो एक होता है मतलब कि मदर की तरफ से आता है एग, और जो है फादर की तरफ से स्पर्म आता है। ठीक है, एन और एन। अब जो है जो मेटरनल सेल है ना,
जो हमारी अगर मैं हूं तो मेरे जो बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना वो मेरी मदर की तरफ से आया होगा। ठीक है, तो मेटरनल है। अब खुदा न खास्ता अगर कोई पेशेंट है उसकी मदर के जो माइटोकॉन्ड्रियल कोई डिजीज थी, माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज होगा ना, तो क्या होगा कि वो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास जो है वो डीएनए कहाँ से आना है, मदर से आना है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी वो हमेशा मदर से जो है ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसमिट होगी। अब अगर ऑफस्प्रिंग मेल है तो वो स्टिल अपनी जो जनरेशन है उसको वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ट्रांसमिट नहीं करेगा। लेकिन अगर जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल है तो फिर वो ट्रांसफर करेगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज की इनहेरिटेंस का एक छोटा सा पॉइंट है। अगेन आपने इसको आपने याद नहीं करना, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने बस ये याद रखना है कि सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो ये कॉप 2 कॉप 1 ये जिसके अंदर जो सिस सरफेस है इसको ही आपने याद रखना है। और मतलब ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए। अभी हम आएंगे उसके बाद जो है ना पेरोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सेल ट्रैफिकिंग को मैं इसलिए थोड़ा सा रीड कर देता हूँ ताकि कंप्लीशन सही के लिए कि गोल्जीज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को टैग लगते हैं तो डिसाइड होता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, गोल्जी में जाना है या उन्होंने बाहर जाना है। लेकिन जो उसके बाद आ जाता है आपके पास बेसिकली जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ना वो गोल्जी है। उसने क्या करना है कि वो प्रोटीन लिपिड को ईआर से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके वेसिकुलर प्लाज्मा में मेन में भेजता है। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट्स इन गोल्जी, पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट क्या है कि जो प्रोटीन बन चुकी है, डीएनए जो न्यूक्लियस से आया उससे जो प्रोटीन बनी है उसके अंदर जो पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट में क्या है, मॉडिफाइंग एन ओलिगोसैकेराइड्स ऑन एस्पार्जिनिन एडिंग ओ ओलिगोसैकेराइड्स इन सीरीन एंड थ्रियोनिन। जो एस्पार्जिनिन है उसके अंदर जो है वो एन ओलिगोसैकेराइड आ रहा है, और जो सीरीन और थ्रियोनिन है उनके अंदर ओ ओलिगोसैकेराइड आ रहा है। और उसके बाद आ जाता है जो प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर जाके डिग्रेड होनी है, सॉरी, जो प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर जाके डिग्रेड होनी है उसके अंदर मेनो 6 फॉस्फेट जो है ऐड होना है। अब यहाँ पे आईसेल डिजीज में अभी इसको सिर्फ हल्का सा ये टच करता हूँ कि जब आपके पास ये मेनो 6 फॉस्फेट की एडिशन नहीं हो पाती ना तो फिर क्या होता है कि ये आईसेल डिजीज होती है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन क्या है कि जो प्रोटीन डिग्रेड होनी थी उसके ऊपर मोनो 6 फास्फेट का टैग लगेगा और वो जाएगी लाइसोसोम के अंदर। और लाइसोसोम के अंदर जाके क्या होगा, डिग्रेडेशन होगी। अब आईसेल डिजीज में क्या होता है कि या तो ये होता है कि मेनो 6 वाला टैग नहीं प्रॉपर होता है बेसिकली इसमें, लेकिन ये होता है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ना वो उसके अंदर प्रॉपर टैगिंग होती है, लाइसोसोम के अंदर जाके जमा हो जाते हैं। तो फिर लाइसोसोम के अंदर वो जमा होते हैं और डिग्रेडेशन होती है। समटाइम्स ये होता है कि अगेन मैं इसका मैकेनिज्म प्रॉपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन होता ही है कि जो है वो सेल जो इंक्लूजन बॉडीज बन जाती हैं। सेल्स है, सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं, ये जो लाइसोसोम वाले वेसिकल्स हैं आपस में मिलके बैठ जाते हैं और इंक्लूजन बॉडीज बन जाती हैं और ये बस पड़ी रहती हैं, ये डिग्रेडेशन होती नहीं। तो ये सेल के अंदर जमा होती रहती है और सेल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता रहता है। तो इसको आइसल डिजीज कहते हैं। हम अभी इसको नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब टाइम आएगा मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है। क्लास आप लोग फॉलो करें। ओके, अब हम आ जाते हैं पैरोक्सिसोम्स पे। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बस ये स्लाइड अगर आप इसको गौर करें, लाइसोसोम्स के अंदर आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और पैरोक्सिसोम्स के अंदर हाइड्रोजन पैरोक्साइड होता है। अब ये जो है ना आपके पास मतलब ये एसेंस है, ये चीजें आपको याद रह जाएं तो आप एग्जाम के अंदर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह खराब नहीं होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये आपको थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाएगा, मतलब याद रखना आसान हो जाएगा।
यहाँ पे ना, इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि अब एक होता है ईएमएस सिस्टम जो है ना, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस आ गया, फिर आपके पास आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी प्रोटिस्ट। ये सारे एक ही सिस्टम का पार्ट हैं, इंक्लूडिंग ये जो आपके पास वेसिकल्स बने हैं गोल्जी से जो निकले हैं ना, पारोक्सिसोम्स वाले, सॉरी, लाइसोसोम्स वाले। लाइसोसोम्स वाले जो हैं, ये ईएमएस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको बल्कि जूम इन कर देता हूँ कि आप लोग देख लें प्रॉपर। ये ईएमएस का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, अब खैर कहने का मकसद ये है कि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ईएमएस का पार्ट हैं, एक्सेप्ट ये जो पारोक्सिसोम्स है, ये ईएमएस का पार्ट नहीं है। अब ये ईएमएस का पार्ट नहीं है क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो पैरोक्सिसोम से मिलता जुलता है, बट डिफरेंट है। तो ये ना कि अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आता होता है, लाइक मुझे याद है कि एक क्वेश्चन आता है आपको, आपसे पूछना है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है, यानी कि किस ऑर्गेनेल में होती है। तो हमें पता है कि इसके जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट उसके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन सा उसका ऑर्गेनेली जो है ऑगमेंट करता है। तो पैरोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स अगर आपके सामने रख दो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो दोनों साथ साथ हैं। तो इसलिए पैरोक्सिसोम्स को याद रखना इसलिए जरूरी है कि ये जो है ना एक्सोजेनस बाहर से आने वाले जो मटेरियल उनको डिटॉक्सिफाई करता है। अब आ जाता है आपके पास जो है ये जो है ना लाइसोसोम्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखें, लाइसोसोम्स, ये वाला उन्होंने दिखाया हुआ है, और दूसरी पिक्चर में यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये लाइसोसोम्स। अब जो लाइसोसोम्स हैं, इनका काम, आपने अब ये जो इनका काम है ना वो याद रखने वाली चीज है कि ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस, ऑटोफेगी क्या है? जब कोई भी सेल है उसकी उसने डिस्ट्रॉय होना है, एपोप्टोसिस होना है, तो कौन सा ऑर्गेनेली फंक्शन करेगा? लाइसोसोम काम करेगा। और कौन से एंजाइम यूज करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यूज करेगा। अब आपसे वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक जो है कोई ऑर्गन है उसके अंदर क्या हुआ कि डिस्यूज एट्रोफी हुई है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, डिस्ट्रोफी डिस्यूज एट्रोफी हुई है, मसल जो है उसके अंदर जो प्रोटीन है उन्होंने डीजेनेरेट होना है, कौन सा ऑर्गेनेली काम करेगा? आपका आंसर होगा लाइसोसोम। या अगर सेल्स के अंदर कोई प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोफेगी होती है, ठीक है, मेसोसाइकिल के अंदर होता है कि आपके पास सेल्स जो है वो डिग्रेड होते हैं, अगर तो आपके पास वो ऑटोफेगी होता है, तो वो आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अब हम आ जाते हैं आपके पास पैरोक्सिसोम्स की बात कब आएगी? जब कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन होनी है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल बाहर से बॉडी में आया है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? पैरोक्सिसोम्स। इसके बाद आते हैं फैटी एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनेल है? ये भी पैरोक्सिसोम है। और ये कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हाइड्रोजन पैरोक्साइड। हाइड्रोजन पैरोक्साइड ये बनाता है खुद, और बना के जो भी मटेरियल टॉक्सिक है उसको यूज करता है, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज करने के बाद इसके पास खुद एंजाइम्स होते हैं जिससे ये वाटर बना देता है और ऑक्सीजन बना देता है। और ये जो चीजें होती हैं ये नॉन डैमेजिंग बन जाती हैं। तो ये जो है इसका जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड को जो डिग्रेड करने वाला मैकेनिज्म है वो सिर्फ पैरोक्सिसोम्स के अंदर होता है। तो ये जो है इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि पैरोक्सिसोम को डिजेनरेट कर रहा है, ये बंदा जो लेटा हुआ टेढ़ा मेढ़ा है, बेसिकली दिखा रहे हैं कि जो एक प्रोटीन है वो बना रहे थे, सेल ने एक प्रोटीन बनाई बट वो सही नहीं बनी, वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो उसको डिग्रेड कौन सा करेगा? पैरोक्सिसोम डिग्रेड करेगा। अब ये देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह ये एक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, गोल्गी प्रोटिस्ट और लाइसोसोम्स, दीज आर पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लैदरिन की हमने बात कर दी, फ्रॉम वेसिकल्स फ्रॉम ट्रांस गोल्गी टू लाइसोसोम जो जाने हैं उनके ऊपर कौन सा टैग लगेगा? क्लैदरिन का टैग लगेगा। अब आ जाता है हमारे पास हेमाटोपोइसिस आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आ, मतलब पूछ लें।
बाकी सबका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? या तो क्लास बोरिंग होगी या फिर क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, चलो जी। अब ये जो है ना हेमाटोपोइसिस पेज नंबर 412 पे हम मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने बताया कि मैंने सेल वाली चीजें पहले पढ़ाई, उसके बाद मैं हेमाटोपोइसिस पढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा रैंडम स्विच लग रहा है, लेकिन इस चीज की इंपॉर्टेंस ये है कि मैं चाह रहा हूँ दो सिस्टम्स को पैरेलल लेके चलें, और बाद में फिर ये चीजें क्लोज आती जाएंगे, क्योंकि मैंने आगे से आपको पढ़ानी है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी की लिए ये दोनों चीजें, जो ऊपर वाला जो मैकेनिज्म और ये मैकेनिज्म, इनको समझना बड़ा जरूरी है। अब आ जाते हैं आपके पास। अ, इसके अंदर ना ये चार्ट से जो दिया हुआ है बेसिकली, मैं पहले आपको इसी को जूम इन करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो ना हेमाटोपोइसिस है, तो इसमें लिखा हुआ है द पोइट किंग। अब जो पोइट किंग है उसके दो नस्लें हैं, एक है माइलर्स और एक है लिम्फोलाइट्स। अब जो माइलर्स है ना, इसके अंदर आपके पास न्यूट्रोफिल है, फिर उसके बाद बेजोफिल है, मास्ट सेल है, और इयोसिनोफिल है। तो मैं इसको बेन से याद करवाता होता था बच्चों को, बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो ये आपके पास आया था। उसके बाद एडिशनली मास्ट सेल है, और फिर आपके पास आया था मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं, इनकी एक खास बात है कि जो मोनोसाइट्स हैं ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लेकिन जब ये किसी ऑर्गन में माइग्रेट करके जाते हैं, लेट्स से कि अगर हम कहते हैं जी लंग के अंदर चले गए, लंग के अंदर जाके माइग्रेट करके तो ये आपस में मिल के बना देंगे मैक्रोफेजेस। कहती में इसको माइक्रोफेजेस को मैक्रोफेजेस और मैक्रोकेजेस के नाम से इसलिए इन्होंने केज बनाया होता है। और दूसरा सेल होता है डेंड्रिटिक सेल्स। ये मेनली स्किन के अंदर होता है। डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस आपस में एक जैसे ही, मतलब बहन भाई एक तरह से। लेकिन क्या है कि डेंड्रिटिक सेल्स स्किन के अंदर होते हैं, या ऐसी सरफेस होती है जिसका आउटसाइड के साथ कांटेक्ट होता है। जैसे आप कह लें कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आनी है तो वो आउटसाइड प्रोडक्ट है ना, उसके साथ उसका कांटेक्ट होना है। स्किन का भी आउटर एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट है, बट लंग कह लें या लिवर कह लें, इनका तो नहीं ना कांटेक्ट बाहर की। तो ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उस जगह पे होते हैं। और जो मैक्रोफेजेस है इसके मुख्तलिफ नेम होते हैं। लंग के अंदर इनको कफर सेल कह देते हैं, और जो है लिवर के अंदर इनको कह देते हैं क्या, रेटिकुलो, स्पिन के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोसाइट्स कह देते हैं। इस तरह डिफरेंट नाम होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा कि कौन सा मैक्रोफेजेस कौन सा नाम है। तो ये कहने, पॉइंट मेंशन करने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह के डिफरेंट नेम्स देखेंगे मैक्रोफेजेस के, तो हमने इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इनका आपस में लिंक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। डेंड्रिटिक सेल को अब एक चीज आप पढ़ेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है कि जो भी फॉरेन बॉडी आई है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, कोई भी चीज है, उसको डाइजेस्ट करके, उसको ब्रेक डाउन करके, उसके जो पीसेज हैं उनको अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं दूसरे सेल्स को। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। डिटेल हम इसकी बात करेंगे। जो लिम्फोलाइट्स हैं, लिम्फोलाइट के अंदर बेसिकली ये है कि आपके पास है नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल। और एनके सेल्स ये एक साइड पे हो गया, क्योंकि इनका काम क्या है, डायरेक्टली जाके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है या कोई भी कैंसर सेल है, उसको डायरेक्टली जाके ये टॉक्सिस उसको किल करता है। तो ये नेचुरल किलर सेल का एक सादा सा फंक्शन है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बी सेल, और दूसरा आता है आपके पास सीडी सेल्स, सीडी पॉजिटिव टी सेल बन जाते हैं। और जो बी सेल हैं ये आगे से दो चीजों में होते हैं, एक आपके पास बन जाता है प्लाज्मा सेल, या तो बी सेल आगे बड़ा होकर प्लाज्मा सेल बन जाएगा, या फिर बन जाएगा मेमोरी बी सेल। अब उसका नाम मेंशन है मेमोरी बी सेल। क्या करता है कि जो भी एंटीजन आया था, प्रेजेंट हुआ था, उसको अगर ये प्रेजेंट किया तो ये मेमोरी उसको याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो ही एंटीजन आएगी तो उसके अगेंस्ट पहले से डिफेंस रेडी होगा। अब जो CD पॉजिटिव सेल्स हैं, इसके अंदर आपके पास या तो CD8 पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर होते हैं CD4 पॉजिटिव। ये दो क्लासेस उन्होंने मेंशन की हैं।
लेकिन इसके बाद जो होते हैं हेल्पर टी सेल, वो भी इसी जो है ना CD पॉजिटिव सेल्स की ही आगे से ब्रांच। उसके बाद आपके पास फिर रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं। अब ये जो सारी क्लासेस हैं इनकी आगे जो हम हैं वो इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपने बस याद ये रखना है कि जो आपके पास CD8 पॉजिटिव टी सेल है, इसका फंक्शन नेचुरल किलर सेल के जैसा है, कि ये जाके डायरेक्ट जो है ना जो भी सेल इनको लग रहा है ना कि खराब है, तो उसको डायरेक्ट जाके किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। अब हम इसको इसी चीज को हम पढ़ते हैं इसमें, जो फर्स्ट एड में किसने दिया हुआ है उसके अंदर पढ़ते हैं। माइलॉइड स्टेम सेल आ गए, मल्टीपोर्टल स्टेम सेल आ गए। ठीक है, मल्टीपोर्टल जैसे पोइट वाली थी, और उसके बाद आगे लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल में मैंने बताया था बेन, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ये आपके पास तीन आ गए। उसके बाद आपके पास आ गए मोनोसाइट्स। मैंने बताया कि मोनोसाइट्स क्या होगा, ये जब बनते हैं इनिशियली तो मोनोसाइट्स होते हैं, जब ये टिश्यू के अंदर चले जाते हैं तो ये मोनोसाइट्स, बहुत सारे मोनोसाइट्स मिलके मैक्रोफेजेस बना देते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस आ गए। फिर मैक्रोफेजेस के मुख्य नाम है, कफर सेल, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, और इस तरह के मुख्य सेल्स हैं। यह हिस्टोसाइट भी होता है स्किन के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट जो है वो ब्रेक डाउन करके प्लेटलेट्स बना देते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, और उसके बाद फिर एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। ये आपके पास एक कह लें कि आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए एक लीनिएज है, वो उसके अंदर आती है। प्लेटलेट्स की लीनिएज है, ये अलग आती है। बट बेसिकली क्या होता है कि ये जो लीनिएज है ना, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके अंदर एक चीज होती है कि ये जो सारे हैं ना, ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल, ये ग्रैन्युलोसाइट्स की टाइप्स हैं। तो कई दफा क्या होता है, आप सीबीसी में आप पढ़ेंगे कि आएगा कि ये TLC इज रेज्ड विद लेफ्ट शिफ्ट। तो जब लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होते हैं। या समटाइम्स वो कहते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स रेज्ड होते हैं, तो वो ग्रैन्युलोसाइट्स भी इन्हीं को कहते हैं। इसके बाद फिर एक चीज होती है मल्टी लोब न्यूक्लियर सेल्स कौन से होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि इसका भी कोई लोब नहीं है, इसका भी कोई लोब नहीं है, इसका भी नहीं है, इस न्यूट्रोफिल्स का लोब है। ठीक है, और बेसोफिल्स के लोब्स हैं, और साथ इयोसिनोफिल्स के भी लोब हैं। बट मेनली जब वो कहते हैं ना कि मल्टी लोब्यूलर सेल्स की अमाउंट इंक्रीज है या परसेंटेज इंक्रीज है, तो वो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये जो आप बात आई ना, ये लेफ्ट शिफ्ट वाली, ये अब आपने याद रखनी है कि लेफ्ट शिफ्ट जब कहेंगे तो न्यूट्रोफिल रेस वाली बात होगी। ये क्वेश्चन स्टेम के अंदर बहुत दफा आएगा, लेफ्ट शिफ्ट, TLC रेस विद लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद आता है बी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू पैथोजन। बेसिकली क्या होता है कि जो बी सेल बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अब ये देखें ना, इसमें इसने सिंपल कर दिया। हेल्पर सेल साथ मेमोरी सेल की बात नहीं की है, और मेमोरी सेल की बात नहीं की, और बाद में क्या होगा, जब ये आगे इनेट और इम्यून जो सिस्टम है उसकी टाइप्स बता रहा होगा, तो वहां पे फिर हमें कंफ्यूज करेगा कि मेमोरी सेल्स जो है वो प्लाज्मा ये बी सेल्स की ही टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको बताया टी सेल के अंदर हेल्पर टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। इसके अंदर आपके पास CD8 पॉजिटिव और CD4 पॉजिटिव, और फिर NK सेल नेचुरल किलर सेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, हमें बताया कि जो बी सेल्स हैं बेसिकली, अभी ये देखिए ना, बी सेल से प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल कब बनेंगे, जब बी सेल का टकराव होगा, आमने सामने आएंगे, या बी सेल के कोई भी जो है ना पैथोजन के साथ जब ये मिलेगा, हेड ऑन होगा, तब जो इंसान है ये बी सेल मेच्योर होगा, और या तो ये प्लाज्मा सेल बना देगा या मेमोरी सेल बना देगा। फिर अगेन टी सेल, जो CD4 पॉजिटिव टी सेल है, उसकी बहुत सारी टाइप्स है। CD8 पॉजिटिव जो है, CD8 पॉजिटिव एक है, फिर उसके बाद हेल्पर टी सेल, और ये मैंने बताया कि CD पॉजिटिव रेगुलेटरी टी सेल्स, वो सारी चीजें। ठीक है, वो सारी टी सेल से बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर भी ये आपको बताता हूँ कि इनेट इम्यूनिटी में आपने न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स, और कॉम्प्लीमेंट, फिजिकल बैरियर, सिक्रेटेड एंजाइम। अब इस तरह ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह है, लेकिन
तो कहते हैं टी सेल्स और बी सेल्स आ गए, और सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। इनके अंदर सिर्फ आपके पास टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं और सर्कुलेटरी एंटीबॉडी। तो बेसिकली हम ये देखें कि तो जो लिम्फोइड ओरिजिन के सेल्स हैं ना वो इसके अंदर है, और बाकी सारे सेल्स जो हैं वो इसके अंदर है। उसके बाद आए थे आपके पास इसके जर्म लाइन एंड कोडेड है। इनके अंदर कोई जो सेल्स, जैसे जो मेरे पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक क्वालिटीज थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग न्यूट्रोफिल्स बनेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैक्रोफेजेस बनेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग नेचुरल किलर सेल्स बनेंगे। उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिन ऑर्गेन जो थे ना, आप कह लें कि पैथोजेंस के अगेंस्ट मेरे पेरेंट्स के एक ने इम्यूनिटी डेवलप की थी, वही इम्यूनिटी मेरे अंदर आएगी इम्यूनेट इम्यूनिटी की बेसिस पे। बट अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि जो वीडीजे वेरिएशन थ्रू वीडीजे रिकॉम्बिनेशन है, ये जो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा यहाँ पे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन हम जब बी सेल्स की मैच्योरेशन पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो है वो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। फिर इसको यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को भी इंडिकेट कर देंगे कि वीडीजे की क्या बात थी। बट फॉर द टाइमिंग सिर्फ ये है कि जो सेल्स हैं, बी सेल्स हैं या प्लाज्मा सेल्स हैं, उनके ऊपर जो एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडीज के जो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि वेरिएशन आती है। ये एरिया जो है इनके अंदर मॉडिफिकेशन आती है इस वीडीजे रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की जो भी एंटीजेंस होती हैं, चाहे अब इस तरह बना लें हम, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बन जाती है। और अगर कुछ इस तरह की एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी मॉडिफाई होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आती है ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाता है कि ये जो है ना ये नॉन स्पेसिफिक है, और ये रैपिडली होती है, इसके अंदर कोई भी मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं होता। इसके अंदर क्या है कि जैसे ये देखें एपिथेलियल बैरियर आ गया, स्किन की बात कर लेते हैं। अब स्किन जो है वो सबसे रैपिड जो है ना वो डिफेंस है, कोई भी चीज आ, कोई भी वायरस है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एंटर होने से। या कोई ऐसा है कि जैसे हम फूड जब खाते हैं खाना, तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो हमारे जो ये माउथ के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, या जो आपके पास एसिड होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, वो एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस माइक्रोब्स को जो है वो किल कर देते हैं। तो ये जो उनसे ये नॉन स्पेसिफिक है माइक्रो, अगर वो माइक्रोब हेल्दी होगा तो उसको भी किल कर देंगे, नॉन हेल्दी होगा उसको भी किल कर देंगे। तो नॉन स्पेसिफिक ये देखेंगे नहीं कौन काम करेंगे। और ये रैपिड है फौरी रिस्पॉन्स के लिए। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास हाईली स्पेसिफिक है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया आया है, अगर डैमेजिंग बैक्टीरिया है तो सिर्फ उसको किल करेंगे, नॉर्मल सेल को नहीं करेंगे, अपने जो बॉडी का सेल है उसके अगेंस्ट नहीं। तो हाईली स्पेसिफिक है, एम्प्लीफाइड ओवर टाइम। और इसके अंदर ये होता है कि मेमोरी रिस्पॉन्स होता है। मेमोरी रिस्पॉन्स पहले इनिशियली क्या होता है कि जो पहला इनिशियल जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको टाइम लगता है ज्यादा। बट जब एक दफा मेमोरी रिस्पॉन्स बन जाता है तो फिर जो सा फास्टर और फिर मोर रॉबस्ट होता है। इसके अंदर आए थे आपके पास जो आपके इनेट इम्यूनिटी, इसमें लाइसोसोम्स हैं, कॉम्प्लीमेंट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, डिफेंसेस है और साइटोकाइन्स है। ये सारे वो एंजाइम हैं जिनका काम है किल, सिर्फ उनका काम है किल करना या डिस्ट्रॉय करना। बट जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये इनका काम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करती हैं, पहले जो भी पैथोजन आया उसको टैग कर देंगे आईजी एंटीबॉडी से, जिसको वो कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन है। और ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन के बाद साइटोकाइन्स एक्टिवेट होंगे, फिर मैक्रोफेजेस आएंगे, फिर वो आके इसको जो है वो खाएंगे इस तरह। तो ये जो सारा है अडैप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड सी है। उसके बाद ये जो चीज आ गई टोल लाइक रिसेप्टर्स। फिर इसके बाद आपके पास आ गई पैथोजन। टोल लाइक रिसेप्टर्स के अंदर आपके पास पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स हैं, और जो कि क्या करते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया आया है उसके ऊपर जो है ना ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, जैसे फ्लैजिलिन है, बैक्टीरिया के ऊपर अगर फ्लैजिलिन लगा हुआ है तो ये जो फ्लैजिलिन है ह्यूमन सेल के अंदर तो नहीं ना होता। तो ये फ्लैजिलिन जो है ये एक्ट करेगा एज अ पैम, और स्पैम को रिकॉग्नाइज करेगा कौन सा रिसेप्टर, टीएलआर। अब जब ये टीएलआर ने पैम को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये इसको उनको बता दीजिएगा ये जो भी ऑर्गेनिज्म आया है ये हॉस्टाइल है, और इसको जो है हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करना है। दूसरी पे मिसाल इन्होंने दी है कि जो एलपीएस होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर होती है, तो ये भी जो उनसे ये पीएमई ही है, यानी कि पैटर्न, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। न्यूक्लिक एसिड जो वायरस का होता है वो, ये तीन एग्जांपल है। बट अगेन इसके बारे में आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ना है आगे। तो इसलिए अभी इनके बारे में परेशान ना हो, ये करना ही नहीं। इस सारे स्केच के अंदर से जो आपने चीज याद रखनी है वो मैं, सॉरी इसको भी हम नहीं करना। अभी मेमोरी सेल्स आ गए। मेमोरी सेल्स क्या है, एक्टिवेटेड बी सेल्स एंड टी सेल्स।
सॉरी, हाँ मेमोरी सेल्स एक्टिवेटेड बी सेल और टी सेल जो है दोनों जो है मेमोरी सेल्स बना कहलाते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू अ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन जो है वो स्ट्रॉन्गर क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीजेस विद एज। ठीक है, जिस तरह एज बढ़ती जाती है तो ये कम होता है। अब ये जो है ना यहाँ पे एक थोड़ा सा ये अगेन मेमोरी हुक के लिए बता रहा हूँ। इसमें ये बताया हुआ है कि जी ये जो टेबल है, ये देख रहे हैं, ये फिक्स हुई हुई है अपनी जगह पे, इस हिल नहीं सकती। इसको कहते हैं जी ये इनेट है। ठीक है, इनेट है, इस कमरे के साथ ही आई थी और साथ ही लगी हुई है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनेट। अब इसमें मैंने बताया कि जो ये है ना पैटर्न रिकग्निशन, एक जैसे मॉलिक्यूल है वो उनका पैटर्न जो सा बन रहा है उसको रिकग्नाइज करता है इनेट रिस्पॉन्स, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये एक्शन लेते हैं। उसमें आपके पास आ जाते हैं हिस्टामिन, सॉरी ये मास्ट सेल आ जाते हैं, डेंड्रिटिक सेल आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और नेचुरल सेल आ जाते हैं। जो आपके पास ये न्यूट्रोफिल आ गया, इसमें लिम्फोइड रीजन में से बाकी नेचुरल किलर, और साथ ये दो जो है वो सारे, बल्कि बेसिकली मैंने बताया ना बेन, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। तो इसमें से इयोसिनोफिल नहीं है बट न्यूट्रोफिल आ गया, बेजोफिल में मैस्ट सेल आ गया, उसी से रिलेटेड है। और उसके बाद आपके पास ये मोनन जो साइट्स है उसके अंदर से ये बने हुए सेल्स। ठीक है, और ये साधारणतः है कि ये फिजिकल बैरियर जो है ना ये स्किन जो है वो इसका पार्ट है। उसके बाद आए थे आपके पास ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो रेज्ड हो जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट, फिजिकल बैरियर, सिक्रेटेड एंजाइम्स और नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल। ये सारे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि ये है या वो आपसे ये डायरेक्ट पूछेंगे। जब आगे से हम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो आपको मैं याद करवा दूंगा। ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं, इनके भी आपने इसके बारे में भी परेशान नहीं होना कि ये हम कैसे याद करेंगे या याद नहीं हो रहा, इसको भी रटा नहीं लगाने की जरूरत। ये भी अभी मैं अगले लेक्चर में आपको ये कवर करवा दूंगी, सारे याद हो जाएंगे। अभी सिर्फ ये याद रखना है आपने कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है और इसका कोई मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं होता। अब आ जाते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी पे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में वो बता रहे हैं कि जिस तरह ये एंटीजेंस दी या मुख्तलिफ कलर की या मुख्तलिफ तरह की है तो उन पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, और जो रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये इसमें नॉन फ्रेंडली फायर के लिखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं होता कि बॉडी के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता जाता है। जैसे ऑटोइम्यून डिजीज जब होती हैं तो उसके अंदर ये जो आपका होता है ना एडेप्टिव रिस्पॉन्स, वो जब खराब होता है तो फिर आपके पास ये ऑटोइम्यूनिटी शुरू होती है। बट अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो नॉर्मल प्रोसेस में ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है और ये सबसे ज्यादा टॉलरेंट है, ये अपनी बॉडी को नहीं डिस्ट्रॉय करता। जो मेमोरी सेल्स हैं उसके अंदर हम एंटीजन प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो मेमोरी सेल्स को जब एंटीजन प्रेजेंट की जाती है तो मेमोरी सेल्स उसको याद कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए उसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बताते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं ना बैक्टीरिया वगैरह, उनके अगेंस्ट जो है ये क्या कहते हैं प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीजन बनाते हैं, और वो जो है अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। फिर आपके पास ये आए थे CD4 जो है वो सेल्स हैं, CD4 पॉजिटिव सेल्स और CD8 पॉजिटिव सेल्स। हमने पढ़ा है कि CD8 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है कि ये किसका पार्ट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो आपके पास टी सेल्स और जो बी सेल्स, ये पार्ट किसका है, अडेप्टिव का। और मेमोरी सेल्स, ये जो एक साइड क्वेश्चन है किसका पार्ट है, अगेन अडेप्टिव का। अब एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्वेश्चन है मेरा कि मेमोरी सेल्स, अगर कोई क्वेश्चन मेमोरी सेल कौन से सेल्स से बनते हैं, जवाब देंगे कोई। मेमोरी सेल्स कौन से सेल्स से बनते हैं। बी सेल से। ये डॉक्टर साहब ये देखिए ना, ये हमने यहाँ पे, मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। ये मैं आपको स्लाइड्स दूंगा, आपने इसको बाद में रिवाइज करना है, रिवाइज के बगैर तो सर काम ही नहीं होगा ना। ये देखिए, ये देखिए, ये बी सेल आ गए।
ठीक है, ये बी बना हुआ है बेसिकली। आर्चर वाला जो है ना वो बी सेल है, बी सेल आ गए, और बी सेल से प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से टी सेल, सॉरी मेमोरी सेल। और जो सी डी ए पॉजिटिव जो टी सेल्स हैं, ये दोनों टी सेल्स हैं। टी सेल्स के आगे टाइप्स हैं, बट उनसे आगे को फर्दर वो चीज़ नहीं बन रही। ठीक है, हमने जो है ना वो कंफ्यूज किया है टी सेल को उसके साथ। चलिए जी, ठीक है, अब हम आ जाते हैं इम्यून प्रिविलेज पे। इम्यून प्रिविलेज जो है, इसको चलो मैं पढ़ के फिर आपको बताता हूँ। ऑर्गन सच एज आई, ब्रेन, प्लेसेंटा, टेस्टिस एंड टिश्यूज where chemical or physical mechanism limit immune responses to foreign antigens to avoid damage that would occur from inflammatory sequelae. Allograft rejection at these sites is less likely. अब इसमें बेसिकली वो क्या बात कर रहे हैं कि जो आईज होती है ना, आईज बाकी जो बॉडी होती है, मतलब उसके अंदर होती तो है, लेकिन ये आईज जो है वो इस तरह से बॉडी के अंदर प्लांट हुई होती है कि ये एक कवर्ड होती है। बॉडी के अंदर जो भी इम्यून फंक्शन हो रहा होता है ना, इसके अंदर से जो इसकी जो एंटीजेंस होती हैं, जो इनके सेल्स के ऊपर जो सारी प्रोटीन्स होती है ना, वो बॉडी के साथ उनका इंटरेक्ट नहीं होता। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है और अगर किसी की आई डैमेज हो गई है ना, आप जब उस आई को ऑपरेट करेंगे, तो उस जब आपने इसको ऑपरेट किया, तो आप ये जो बैरियर था छोटा सा, आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो जब आप उस बैरियर को ब्रेक करेंगे, तो जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड के थ्रू या कहीं से भी ये जो एंटीजेंस हैं बॉडी के अंदर जाएंगी ना। जब वो बॉडी के अंदर जाएंगी एंटीजेंस, तो क्या होगा कि बॉडी ने तो कभी इन एंटीजेंस को देखा ही नहीं है। जब बॉडी ने इन एंटीजेंस को नहीं देखा, तो बॉडी परसीव करेगी इस इन एंटीजेंस को एज फॉरेन। जब बॉडी इनको फॉरेन एंटीजन परसीव करेगी, तो क्या करेगी, इन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स है, जैसे आई, ब्रेन, प्लेसेंटा और टेस्टिस जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जब मोस्टली इंजरी होती है ना, तो आप इनको रिपेयर नहीं करते, आप इनको रिमूव ही करते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं जब किसी की आई डैमेज होती है ना, तो आप क्या करते हैं, उसको आप कर देते हैं ई न्यूक्लिएशन। क्योंकि अगर आप उसको रिपेयर करेंगे, तो क्या होगा कि वो इसके अंदर लग नहीं सकेगी। इसलिए इसको कहते हैं ई न्यूक्लिएशन। उसके बाद इसके अंदर बता रहा है कि एलोग्राफ्ट रिजेक्शन जो सी है, जैसे आप आई के अंदर अगर आपने इसको इस तरह से ऑपरेट किया है कि बॉडी के साथ इसका कोई रिएक्शन, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि आपने इसको ऑपरेट किया, लेट्स से जैसे आई के अंदर लेंस इंसर्ट करते हैं, जब आप लेंस डालते हैं तो लेंस ऑल दो फॉरेन पार्टिकल है, लेकिन क्या होता है कि आपने इसको इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि वो बॉडी, ये जो इसकी प्रोटेक्शन है ना बॉडी के साथ, इसका स्टिल कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो उस तरह के अंदर बता रहे हैं कि जो एलोग्राफ्ट रिजेक्शन है वो इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्गन जो होते हैं ना, ये बड़े आइसोलेटेड किस्म के बने होते हैं। और इन ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि इनकी जो एंटीजन होते हैं वो बड़ी यूनिक होती हैं, उनको बॉडी को भी नहीं पता होता है एंटीजन्स का। ठीक है, ये बात समझ आई, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आपको तो टेस्टिकुलर सेमिनोमा निकलता है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, या टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, कोई संग इंजरी होती है तो होता है। प्लेसेंटा भी जो है डिलीवरी के बाद रिमूव हो जाता है, उसका भी कोई भी पार्ट अगर बॉडी के अंदर रहता है तो वो भी प्रॉब्लम कॉज करता है। ब्रेन टिश्यू को करते हैं सर्जरी, बट इसका थोड़े से जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंस होते हैं, उसके अंदर भी मेक श्योर करते हैं कि बॉडी के साथ कोई भी जो है ना इंट्रैक्शन ना हो। समझे इस बात की? कोई है बंदा जो, मुझे एक बंदा चाहिए जो इसको वॉलंटियर चाहिए, जो इसको अपने एक अपने मतलब मुझे बताए कि क्या समझ आई है उनको। बताएं किसको अनम्यूट करूं, कोई बंदा है जो वॉलंटियर करना चाहेगी? कोई नहीं, अच्छा। बच्चों अभी इस तरह करें कि अभी टाइम हो रहा है 8:05। अभी जो है हम लोग ब्रेक लेंगे, हम लोग 8:15 पे वापस आएंगे। ठीक है?
10 मिनट्स का ब्रेक है, और ब्रेक से वापस आते हैं फिर। चलें, 10:15 पे मिलते हैं। मैं मीटिंग को इसी जगह पे अभी ब्रेक ले लो इसी तरह। अब आप लोग 10:15 पे आ जाए।